अच्छा, जो अभी आपको जिस तरह इंट्रोडक्शन के थ्रू हम चल रहे थे, जो आपने लास्ट टाइम अपना ये लेक्चर कवर अप किया है इंट्रोडक्शन के रिलेटेड, तो वो हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है मोबाइल कम्युनिकेशन का। एक मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट होती है, मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है स्पेसिफिकली, और ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। इट्स अ वायरलेस बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, मोबाइल का नाम ही इसीलिए जाहिर है कि ये वायरलेस बेस्ड कम्युनिकेशन है। तो इनमें तमाम चीज़ें या तमाम कंटेंट इसी से रिलेटेड है, जो आप लोग वायरलेसली किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन में हम ऑलमोस्ट इन तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे जो वायरलेसली होगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट भी दी हुई है, उस असाइनमेंट को आपने फॉलो करना है, चीज़ों को देखना है कि उसमें आप क्या कंटेंट जो है वो कर सकते हैं असाइनमेंट में। ठीक है। अच्छा, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास एक रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट होती हैं सैटेलाइट के थ्रू आपके जो फर्स्ट आपके पास मोबाइल के जो जनरेशन थे या मोबाइल के जो सिस्टम थे कंप्यूटराइज सेलुलर कम्युनिकेशन जो थी, उस टाइम आपके पास सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ करती थी। सैटेलाइट के ज़रिए से ही चीज़ें जो है वो आप तक आगे आती थी। तो ये तमाम कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से जो इंट्रोडक्शन है वो इसका फॉलो होगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि कम्युनिकेशन कैसे है, सैटेलाइट के थ्रू है। ठीक है, सैटेलाइट और माइक्रोवेव्स हैं जो कि इतनी लॉन्ग एक्सटेंड तक या इतने हाई स्पेक्ट्रम के साथ जो है वो सैटेलाइट से यहाँ आपके सेलुलर डिवाइसेस तक आके अप्रोच करती हैं, और फिर आपसे जो सिग्नल या डाटा कोई ट्रांसमिट होता है किसी दूसरे सेल तक, तो वो उनके थ्रू वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। दीज आर द बेसिकली सिग्नल्स। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हमारा सिग्नल्स का होगा, कि हम सिग्नल्स को स्टडी करेंगे कि वो क्या चीज़ है मोबाइल कम्युनिकेशन में। उससे पहले स्पेसिफिकली जो वायरलेस कम्युनिकेशन है या मोबाइल कम्युनिकेशन है, उसके रिलेटेड असाइनमेंट दी हुई है। जब आप वो बनाएंगे तो आपको उनकी बखूबी अंदाज़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उनमें हम चीज़ों को देखेंगे, और जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन की, मोबाइल कम्युनिकेशन की। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन में था व्हाट इज़ अ मोबाइल। अ सेलुलर फोन इज़ अ पोर्टेबल टेलीफोन दैट डज नॉट यूज़ अ वायर कनेक्शन। ठीक है, इट कनेक्ट अ वायरलेस कैरियर नेटवर्क यूजिंग रेडियो वेव्स। बस रेडियो वेव्स के ज़रिए से सिग्नल्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से सिग्नल ट्रांसमिट एंड रिसीव होते हैं। जो भी डाटा है वो उन सिग्नल्स के ज़रिए से इनकोड होता है, एंड देन जो रिसीवर है वो उसको डिकोड करके आपके अपने मोबाइल तक उन मैसेजेस को या उन डाटा को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने मोबाइल का एक स्क्रीन भी नज़र आ रही है, जिसमें चीज़ें आपको पता लग रही हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें अकाउंट की या ऑफर प्रेफरेंसेस या जो भी हैं, वो आपके सामने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसमिट हो रही हैं थ्रू रेडियो वेव्स और सेलुलर वेव्स। ठीक है, मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन, ये हमारे पास लॉन्ग रेंज पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, बड़े हाई फ्रेम तक जाकर ये अपनी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो है वो जो डिफरेंट मैसेज सेंडिंग है जिस तरह से, या डिफरेंट कंटेंट ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं, मैसेज सेंडिंग्स, ईमेल्स, पैकेट स्विचिंग और एमएमएस इंटरनेट। पैकेट स्विचिंग बेसिकली एक्सेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट वे से अपने डाटा को एक एक सेलुलर डिवाइस से दूसरी सेलुलर डिवाइस पे कंडक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू सिग्नल वेव्स के ज़रिए से। ठीक है, एंड these signals are what radio signals or radio waves which can carry electromagnetically the data from one device to another device. मैं थोड़ा स्लाइटली एक एक स्लाइड पे रहूँगा कि इसमें मैं जो है वो ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं, सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज हो रही हैं, ताकि आपके सामने कोई क्वेश्चंस इसमें से हों तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर चीज़ों को हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक मोबाइल का एक सेलुलर डिवाइस का, मोबाइल को हम सेलुलर डिवाइस भी कहते हैं, सेल फोन भी कहते हैं, मोबाइल फोन भी कहते हैं। ठीक है, और सेलुलर नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें बेसिक ये चीज़ यही है कि ये एक सेल काइंड ऑफ सेल है, जिसमें डिफरेंट और जिस तरह एक ह्यूमन सेल्स होते हैं, और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक सेल के अंदर, एक मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनमें डिफरेंट सर्किट्स हैं, आईसीज हैं, जो कि आपके सामने स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हो रही है।
एक मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं स्पेसिफाइड है, ये चीज़ें आपके सामने लिस्ट हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिस्प्ले, डीएसपी और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होगा, डीएसपी और माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल लॉजिक्स। इसमें आपके पास आईसीज़ हैं डिफरेंट मीन्स के आप, और मेमोरी है सेविंग के लिए, कोई डाटा, कोई मैसेजेस या कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक मोबाइल पे सेव करवानी है या फिर किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको वहाँ पर रखना है, तो किस तरह से हम डिफरेंट आईसीज़ का या डिफरेंट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपके डाटा को किसी एक स्पेसिफिक सेलुलर डिवाइस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है मोबाइल फ़ोन का जो आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। मेन यूजेस ऑफ सेल फोन क्या है, एक सेल फोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं या कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसमिट और रिसीव हो सकती है, ठीक है। जिसमें से आपके सामने ये नज़र आ रहा है, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं आप लोग, वॉइस मेल भेज सकते हैं आप लोग, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेजेस आप कन्वे कर सकते हैं, ईमेल्स, मैसेजिंग, ये मोबाइल कंटेंट, गेमिंग वगैरह, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक सेलुलर डिवाइस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपके लिए मोस्टली इनमें से कुछ यूज़फुल भी हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग भी हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव बेसिस हैं चीज़ें, और कुछ ऐसी हैं कि जो कि एडवेंचरस बेस हैं, जिस तरह आप लोग कहीं भी जाके अपनी पिक्चर्स लेकर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और उन पिक्चर्स को फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव बेस पे आप लोग फिर ईमेल्स, मैसेजिंग, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन टास्क हैं जो कि एक मोबाइल फ़ोन, एक सेल फ़ोन यूज़ करता है, जिसके लिए हम एक सेल फ़ोन को यूटिलाइज़ करते हैं। फिर मल्टी मोड सेल फोन्स क्या है, मल्टी मोड सेल फोन्स ये है कि आपके पास एक आईडीएन है, इंटीग्रेटेड डिजिटल एनहांस नेटवर्क है, ठीक है, जिसके ज़रिए से आप जो है वो डिफरेंट सेल फोन्स को, डिफरेंट सेलुलर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब तो एक सेल फोन जो है वो एट अ टाइम एक फ़ोन के साथ कनेक्ट करेगा रेडियो वेव्स के ज़रिए से, जो पुराने डिवाइसेस थी सेल फोन्स की या मोबाइल फ़ोन की, जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेट किया करते थे, तो वो वन टू वन कम्युनिकेशन हो जाया करती थी एट अ टाइम। अब तो आपके पास ऐसी डिवाइसेस एनहांस हो गई हैं, ऐसी चीज़ें आपके पास डिजिटल सर्किट इंटीग्रेट हो गए हैं कि आप उसमें डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं। और एट अ टाइम, अब जैसे यहाँ बैठे हुए मैंने आप सबको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप सबसे मैं इंटीग्रेट हो रहा हूँ, तो इट्स मीन कि आप इसी तरह अब ऐसे एडवांस मोबाइल फ़ोन्स के अंदर रहते हुए डिफरेंट लोगों को या डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं एट अ टाइम। तो ये मल्टीपल मोड सेल फोन्स हैं कि उनमें किस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है। तो मीन जिसमें जो स्पेसिफिक है वो सीडीएम है, जीएसएम है, जो कि इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल, पैकेट स्विचिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके ज़रिए से आप एक फ़ोन नेटवर्क में रहते हुए डिफरेंट मोबाइल्स को या मल्टी मोड फ़ोन्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। एंड प्लस ये कि आप उसमें मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप मैसेजेस भेज रहे हैं तो साथ में ईमेल्स भी भेज सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, एसएमएस और टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, आप एट अ टाइम मल्टी मोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो आपके पास जो चीज़ें होती थी उसमें तो आपके पास इंडिविजुअली कुछ ही टास्क परफॉर्म हुआ करते थे, या एट अ टाइम कोई एक टास्क परफॉर्म हुआ करता था। तो अब तो आपके पास किसी फ़ोन के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा डाटा कम्युनिकेशंस जो हैं उसमें क्या-क्या हैं, उसमें आपके पास एसएमएस मैसेजेस हैं, ब्राउजिंग फ़ोन मतलब वेबसाइट्स, आप इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं और इंटरनेट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ के ज़रिए से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जो आजकल नए न्यू स्मार्टर फ़ोन्स आ रहे हैं, जिनकी स्क्रीन रेज़ोल्यूशन इतनी पावरफुल है, जिनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो इतनी बिगर और अच्छी है कि आप मल्टीपल काम एट अ टाइम कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क जो है वो एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से कुछ न्यू फ़ोन्स जिनके सीपीयू मीन जिनका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो 4 मेगाहर्ट्ज़ तक जाता है, ठीक है। मैनी कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आर नाउ अवेलेबल ऑन वेरियस स्मार्टफ़ोन। बहुत से ऐसे कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं जो कि आप स्मार्टफ़ोन पर परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पहले सिर्फ कॉल्स हो सकती थी, अब वहाँ पर आप किस तरह से कॉन्फ्रेंस कॉल्स मिला सकते हैं, अब वहाँ पर आप मल्टीपल लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों को मेल्स भेज सकते हैं। तो इतनी रेजोल्यूशंस के साथ, इतनी पावर्स के साथ एक जब सेल फोन आपके पास डेवलप हो चुका है और चीज़ों को आपके सामने इंटीग्रेट करके रख दिया है, तो ये कितनी एक आसानियाँ पैदा हो गई हैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद जो न्यू फीचर्स आपके सामने आए हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग और ईमेल्स वगैरह,
फिर जावा को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। लिनक्स के मोबाइल्स और साइबियन के मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में था। ब्लूटूथ जो हो अब आपके पास, और रिंग टून्स आना शुरू हो गए हैं, स्क्रीन सेवर्स फॉर सर्टेन फोन्स। तो आपके पास एक डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती जा रही हैं न्यू फीचर्स के तौर पर। जहाँ पहले सिर्फ एसएमएस हुआ करते थे, उस एसएमएस की जगह अब जो है वो आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, वीडियो मैसेजेस, ठीक है, ईमेल्स जो आप लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो मतलब एक चीज़ एडवांस हो चुकी है। फिर शुरू में कैमरा नहीं होते थे, वीडियो कैमराज, आप कैमरा होते भी थे तो आप सिर्फ एक पिक्चर ले सकते थे। अब आप लोग जो है वो उनके ज़रिए से वीडियोस भी बना सकते हैं, सिर्फ पिक्चर्स नहीं थी, अब सिर्फ आप लोग वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं उनमें। इसमें डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स के जो हैं वो मॉडल्स भी आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। कैमरा के पिक्सल्स भी आपके सामने, कुछ छोटे से छोटे पिक्सल से स्टार्ट किया और अब वो कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक चले गए हैं आपके पास। हिस्ट्री ऑफ फ़ोन क्या है कि जब फर्स्ट टाइम फ़ोन को जब सेलुलर डिवाइसेस को डेवलप किया गया, तो हम रेडियो वेव्स के ज़रिए से टू वे कम्युनिकेशन किया करते थे, ठीक है। तो उसमें जब आपके पास मोबाइल रिंग्स या आपके पास जो फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसी चीज़ें होती थी, डिवाइसेस या कोई भी व्हीकल ऐसी होती थी जो कि मूवेबल होती थी, जैसे आप पुलिस की जो कार है उसके अंदर आपके पास पेजर जो है वो आप इंक्लूड करते हैं। तो वो पेजर आपके पास कम्युनिकेशन एक डिवाइस हुआ करती थी जो कि टू वे कम्युनिकेशन करती थी, जहां आप मैसेज को सेंड करते थे और फिर मैसेज को रिसीव करते थे। और ऐसी जगह जो आप डिफरेंट जगहों पर मूव कर रहे हैं, जैसे आप डिफरेंट कैब्स, टैक्सीज वगैरह, ये ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, या एम्बुलेंसेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उनको अगर आप वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं तो उनके साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके लिए वायरलेस कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, ठीक है, जो आपके पास वायरलेस फ़ोन या रडार फ़ोन जो आपके पास होते थे, जिसके ज़रिए से आप इन या इन लोगों के साथ या इन जो है वो एंटिटीज़ के साथ आप कम्युनिकेट करते थे, तो उनके लिए आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते थे। तो ये आपके पास फर्स्ट जो डिवाइस यूज़ होती थी, मोबाइलर्स जिसको कहते थे, ठीक है। और वो मोबाइलर जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1940s में, मोटरोला की कंपनी ने उनको डेवलप किया था, जिसमें उनको टू वे रेडियो, रेडियो कहते थे उसको, टू वे। एक तो आप एक ऐसा रेडियो होता है जिसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, जिस जो रेडियो वेव्स कैरी करता था, सिग्नल्स कैरी करता था, और जिसमें आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर सुन सकते थे। अब ये एक किस्म से टू वे कम्युनिकेशन डेवलप हो गई थी मोबाइल कम्युनिकेशन की, जिसमें मोटरोला की कंपनी ने उन चीज़ों को ऐसे डेवलप करना शुरू कर दिया कि आप एक साइड से कम्युनिकेशन की बजाय आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते थे। आप जो मैसेज रिसीव करते थे वो मैसेज फिर आप सेंड भी कर सकते थे उसके रिस्पॉन्स में। तो उनमें से कुछ नाम ऐसे थे, जिस तरह भी ये यूएस मिलिट्री ने जो है वो हैंडी टॉकी जो, या वॉकी टॉकी जिसको कहते हैं आप, वो यूज़ किया था, ठीक है। तो ये इस तरह की जो डिवाइसेस थी, जो कि हमारी हिस्ट्री है जिसमें सेल फोन्स की डेवलप हुई थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर मज़ीद जो है वो एडवांस चीज़ों में कन्वर्ट होना शुरू हुई। अर्लीज में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेवलप हुई थी, जैसे 1947 में डोगस एच रिंग जो है, और इन्होंने एक बेल लैब इंजीनियर था जो प्रपोज किया था हेक्सागोनल सेल फॉर मोबाइल, जिसमें हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स निकला आपके पास है सिक्स है, ठीक है। तो सिक्स गोनल सेल्स होते थे, ठीक है, और वो छह डिवाइसेस को एट अ टाइम कनेक्ट करते थे और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपस में कम्युनिकेट किया करते थे, वायरलेसली कम्युनिकेट किया करते थे। तो उनकी कम्युनिकेशन का पर्सपेक्टिव कैसे होता था, चीज़ें कैसे आपके सामने जो है वो डेवलप होती थी शुरू शुरू में 1940s पे। फिर देन सेलुलर टेक्नोलॉजीज, उसके बाद फिर 1960s में फिर एक इलेक्ट्रॉनिक लैब में आपके पास चीज़ें बहुत एडवांस होना शुरू हो गई। फिर रेडियो टेलीफोन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पैसेंजर एयरप्लेन्स फॉर एयर ट्रैफिक सिक्योरिटी। फिर कुछ ऐसे टेलीफोन्स थे कि आपने जहाज़ में बैठे हुए कैप्टन या पायलट से कम्युनिकेट करना है, उनसे इंटरोगेट करना है, चीज़ों को देखना है कि आइदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम दे रही हैं या इशू दे रही हैं थ्रू एयरलाइन ट्रैफिक के अंदर, तो उनको उन चीज़ों से आगाह करने के लिए आपको कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस यूज़ की गई। फिर रिकॉग्नाइजेबल मोबाइल फ़ोन्स विद डायरेक्ट डायलिंग एग्जैक्ट, फिर ये कुछ डिफरेंट डिवाइसेस थी जो कि आपकी हिस्ट्री में मौजूद हैं, जो कि एक दफ़ा करवा दी गई हैं चीज़ें। उसके बाद आपके पास जनरेशन्स आ जाती हैं। जनरेशन में आपके पास है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, जो कि 1G, 2G, 3G एंड 4G के नाम से पॉपुलर हैं, ठीक है। अब 5G का भी आपके पास जो है वो एडवांस चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं।
फर्स्ट जो जनरेशन था वो आपके पास एक सिंपल सेलुलर डिवाइस या सेलुलर फ़ोन हुआ करता था, जिसमें डाटा मैसेजेस जो है वो मोटरोला की कंपनी, जो यूएस की कंपनी है, यूएस की मार्केट कंपनी है जो मोटरोला के नाम से है, जिन्होंने अपनी ये डिवाइस आपके सामने, नाम भी आ रहा है, वो रखी थी। ठीक है, इस डिवाइस को प्रेजेंट किया था इस मॉडल के नाम से और इस ईयर में अप्रूव किया था। फिर ये 1980s में जाके जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ एज अ सेलुलर फ़ोन बेस्ड ऑन सेलुलर नेटवर्क विद मल्टीपल बेस स्टेशन, जिसमें आप फॉर एग्जांपल एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया में बैठे हुए कम्युनिकेट करते थे 1G में। फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ी कि इसके बेस स्टेशंस क्रिएट किए जाएं जहां ये सिग्नल्स इजीली एक्सेसिबल हो सकें, और इन सिग्नल्स को फिर लॉन्ग एरिया तक जाकर जो है वो ट्रांसमिट किया जा सके। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट बेस स्टेशन क्रिएट किए गए और एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट करने के लिए उन बेस स्टेशंस का सहारा लिया गया। उन बेस स्टेशंस के ज़रिए से सिग्नल्स को बूस्ट करके दूसरे बेस स्टेशंस तक पहुंचाने की कोशिश की गई। सेकेंड जनरेशन में फिर आपके पास चीज़ें थोड़ा सा एडवांस होगी, जो एक टेक्नोलॉजी अभी हमने जिसकी बात की है, इंटीग्रेटेड एनहांस टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, एंड देन CDM में कम्प्लेक्स डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें जो आपके पास ये डाटा है, ये सारे का सारा फिर इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, और एक GSM बेस्ड नेटवर्क आपके सामने प्रेजेंट होना शुरू हो गया। वो GSM बेस्ड नेटवर्क फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हुए चीज़ों को वास्ट एरिया तक, अब एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक इलाके से निकाल कर आपको फिर वास्ट एरियाज तक इंटरनेशनली चीज़ों को कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। थर्ड सेंचुरी, जब थर्ड जनरेशन हुई और उसमें 21st सेंचुरी में 3G मोबाइल आना शुरू हुए, तो उन टेक्नोलॉजीज़ की जो एडवांस मॉडिफिकेशन थी CDM में 2000, एंड देन ये चीज़ें फिर पब्लिकली डेवलप होना शुरू हो गई। और फिर जो स्ट्रीमिंग थी रेडियो वेव्स की, सिग्नल्स की एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ जो सिग्नल्स इंफॉर्मेशन को कैरी किया करते थे, वो इंफॉर्मेशन फिर आपके पास लॉन्ग एक्सटेंट तक आगे कम्युनिकेट होना शुरू हुई। ठीक है, अब वो फिर ये हमारे पास इन लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए से हमने फिर मल्टी एरियाज़ तक और जो इंटरनेशनल लेवल्स के एरियाज़ थे वहाँ पर चीज़ों को जो है वो डाटा को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इसके बाद 4G जनरेशन, जो फोर्थ जनरेशन है आपके पास, उसमें फिर आपके पास वाईमैक्स, वाईफाई वगैरह और IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसमें डाटा को ऑन IP एड्रेसेस, ऑन अ स्पेसिफिक IP एड्रेसेस ऑन अ वास्ट एरिया नेटवर्क तक आप उनको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब रेडियो वेव्स की सिग्नल्स का तो काम चल ही रहा है, लेकिन IP प्रोटोकॉल्स के ज़रिए से जब वो काम शुरू हुआ तो वो फिर उसमें चीज़ें और ज़्यादा आसान हो गई। अब चीज़ें जो एडवांस हुई हैं तो वो 4G की बनस्बत दूसरों में बहुत कम नज़र आती थी। ठीक है, लेकिन अब उन चीज़ों को बड़ा एक अच्छे तरीके से एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के ज़रिए से मैनिपुलेट कर दिया गया है, ताकि उनको बड़े लॉन्ग डिस्टेंस एरियाज़ तक अप्रोच हासिल हो जाए। और फिर वो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम हुआ करती थी, डिस्टेंसेस भी कम हुआ करते थे। जूँ जूँ जनरेशन्स बढ़ी तो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सीड होना शुरू हो गई, लोगों का डाटा एक्सीड होना शुरू हो गया, लोगों की इंफॉर्मेशन एक्सीड होना शुरू हो गई। तो इस बेस के ऊपर आपकी जो जनरेशन थी जब एडवांस हुई, तो उन्होंने उन IP प्रोटोकॉल्स के ज़रिए से या पैकेट स्विचिंग के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से चीज़ों को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया, और फिर डाटा को बजाय सिग्नल्स के पैकेट्स के अंदर इनकोड करके डाटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। और वो डाटा फिर रिसीवर एंड पे उसी तरह पैकेट के ज़रिए से रिसीव होंगी, और उसी तरह IP एड्रेसेस के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के ज़रिए से रिसीव होती हैं, और चीज़ें फिर वहाँ तक मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास जो है वो हाउ सेलुलर फ़ोन वर्क्स, एक सेलुलर फ़ोन काम कैसे करता है, एक सेलुलर फ़ोन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक। एक ट्रांसमीटर होगा, एक एंटीना के ज़रिए से कोई भी डाटा ट्रांसमिट होगा, तो उसके लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर दूसरे एंड पे जहाँ डाटा को रिसीव करना है वहाँ पर रिसीवर भी होगा। तो ये दोनों काम जो है वो एट अ टाइम एज़ अ बीइंग अ ट्रांसमीटर काम करेगा, या बीइंग अ जो है वो रिसीवर काम करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर्स होते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसीज को रिसीव करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन चूंकि लॉन्ग रेंज तक कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन उस लॉन्ग रेंज तक कम्युनिकेट करने के लिए इसके लिए स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये शॉर्ट रेंज की रेडियो फ्रिक्वेंसीज को अपने साथ अटैच करे। शॉर्ट रेंज की रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूटिलाइज करते हुए चीज़ें जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सके।
or the most common type of wireless network is a cellular network. Cellular network is the leading telecommunication technology because it is a high capacity and flexible deployment, cost effective. अब जो हमारे पास सेलुलर इंफॉर्मेशन यूज हो रही है या सेलुलर कंटेंट जो आगे यूज हो रहा है, जो सेलुलर कंटेंट यूज हो रहा है उसमें ये चीज़ें हमारे पास मोस्ट वास्ट एरिया तक जाके कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है। फिर ये आपके पास इसी तरह वायरलेस नेटवर्क कैरियर्स हैं यूज या सिस्टम एरियाज और सेल्स सर्व बाय द रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल फुटप्रिंट्स, ठीक है। आपके पास रेडियो एंटेनास जो हैं और इनके ज़रिए से आप जो है वो साइज ऑफ जो सेल है वो तो शॉर्टर है, लेकिन जब वो इतने लॉन्ग रेंज तक डाटा को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमेशा डाटा की रिसीविंग और ट्रांसमिशन एंड तक अपनी चीज़ों को वेरीफाई करके देंगे, ठीक है। फिर आपको पता है कि एंटेनास जब रेडियो रिसीव करते हैं या सिग्नल्स रिसीव करते हैं तो उनको किस तरह से चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से वो देखते हैं कि आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें सामने आएंगी, ये ब्लॉक्स सामने आएंगे, आप लोगों को रेडियो सिग्नल्स सामने आएंगी एंड फिर कुछ ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो उनके ज़रिए से ब्लॉक्स सामने आएंगे, बिल्डिंग्स होंगे, हिल्स होंगे, वैलीज होंगे। अब इनको किस तरह से हम एंटेनास को जो है वो इतना टॉप पे माउंट करके रखें कि हम सिग्नल्स को जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो अ कंज्यूमर नीड अ टू थिंग, दो चीज़ें उसके लिए चाहिए, एक तो हैंडसेट मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस और एक फ़ोन सर्विस प्लान फ्रॉम अ वायरलेस नेटवर्क कैरियर और अ सर्विस प्रोवाइडर। और एक प्लान आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप सिम परचेज़ करते हैं, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह से चीज़ों को आप तक प्रोवाइड करता है, वो किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आप तक कन्वे करके देता है। तो ये दो चीज़ें आपके सामने, एक तो फ़ोन आपके पास और दूसरा आप जब जिस तरह से ये कम्युनिकेशन कोई कोई कम्युनिकेटिंग कंपनी है जो आपको कम्युनिकेशन सिम प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप डिफरेंट जगहों पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए वो प्लान स्पेसिफाइड करती है कि हम आने वाले तमाम हर्डल्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हुए, मैयर करते हुए एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो हम फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड कैरी करके ले जा सकते हैं या ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जनरेशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। आपके पास डिफरेंट जनरेशन थे। फर्स्ट जनरेशन जो सिस्टम था वो 1980s में, जिसमें मोबाइल सिस्टम्स वर इवॉल्व फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। वहाँ से फिर शुरू हुआ 1980 से और आगे फिर सेकंड जनरेशन डेवलप हुआ जिसमें डिजिटल फॉर्म में चीज़ें आना शुरू हो गई। पहले एनालॉगली चीज़ें कम्युनिकेट होती थी, सेकंड जनरेशन में जब 2G आया तो 2G 1980s में फिर उसने डिजिटली चीज़ों को कन्वे करना शुरू कर दिया, डिजिटल इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर दिया ऑन अ सिग्नल बेस। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ द थर्ड 3G जो थर्ड जनरेशन है वो मल्टीमीडिया बन गया, स्टैंडर्ड वाज कम्प्लीटली इन 1990। 1990 में फिर वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता से बड़े तरीके से डेवलप हो गई। फिर यहाँ आपके पास जो थर्ड जनरेशन की चीज़ें हैं, मिस कॉल। मिस कॉल के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। मिस कॉल इज़ अ डेलिबरेटली टर्मिनेट ऑफ अ आउटगोइंग टेलीफोन कॉल, ठीक है। मिस कॉल कैन यूज टू नोटिफाई अनदर पर्सन फॉर ऑफ द कॉल प्रेजेंस, कि एक बंदे को अगर आपने सिर्फ इतना अलर्ट देना है कि मेरे पास मैंने आपसे बात करनी है, आपको कॉल करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो फर्स्ट अभी तो ये मिस कॉल एक जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल समझी जाती है कि एक बंदा मुझे मिस कॉल क्यों दे रहा है। लेकिन फर्स्ट जब जनरेशन और सेकंड थर्ड जनरेशन की बात है तो उस टाइम पे मिस कॉल को बड़ा यूजफुल समझा जाता था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कम्युनिकेशन पर्पस नहीं है और अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपके इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता था कि जिसके ज़रिए से आप किसी पर्सन को मिस कॉल कर सकते थे, आप उसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे, कॉल करके उसको चीज़ें डिलीवर कर सकते थे। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप मिस कॉल प्रोवाइड करके उसको चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए दे सकते थे। अब एसएमएस कैसे काम करता है? एसएमएस किस तरह चीज़ों को प्रोवाइड करता है? एसएमएस मीन्स कि शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब ये आपके पास एक यूज़र जो है वो दूसरे यूज़र को एक सेल से दूसरे सेल तक चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन अ टेक्स्ट फॉर्म। तो टेक्स्ट फॉर्म के ज़रिए से इसको हम मैसेज को हम स्टोर भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है कि पहले तो आपको मैसेज रिसीव हो कुछ टाइम के लिए और उसके बाद वो मैनेज्ड हो जाए।
लेकिन एसएमएस की टेक्निक ऐसी है कि ये आपके पास एक सिस्टम से, जब एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन तक जब मैसेजेस प्रोवाइड करता, तो वो मैसेज एक सम एट सम इंस्टेंट आपके पास सेव भी हो जाते थे। सेव होने के साथ साथ वो उन मैसेजेस को उन सम सेम जो है वो कंटेंट तक फॉरवर्ड भी कर सकता था। अगर वो मल्टीपल लोगों पे वो चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहता है, तो एक छोटे से मैसेज, एक शॉर्ट से मैसेज को वो सेव करने के बाद दूसरों को फॉरवर्ड भी कर सकता है। इस तरह से मल्टीपल लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सकती थी। तो ये एक एसएमएस का एक मेथड है जो कि एक इजीली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन अ टेक्स्ट फॉर्म ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इसके लिए जो सिग्नल प्रोटोकॉल है प्रिसाइजली वो 140 बाइट्स का है। ठीक है, 140 बाइट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है एसएमएस का प्रोटोकॉल, जो कि ऑनलाइन सर्व करता है ऑन अ सिंगल बेस, ताकि जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कम्युनिकेट करके आगे तक पहुंचाया जा सके। फिर ये आपके पास प्रोसीजर है पूरे का पूरा, जिसमें एमएमएस कैसे वर्क करता है, एमएमएस में चीज़ें किस तरह से हैं। ये सेम एज इट इज़ आपके पास एसएमएस की तरह है। ठीक है, लेकिन ये वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है एसएमएस और एमएमएस। मोबाइल फ़ोन एमएमएस के ज़रिए से आप फिर डिफरेंट जगहों पर ऑन अ यूआरएल बेसिस आप पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं, आप वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन एसएमएस में आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और एमएमएस में आप क्या कर सकते हैं कि आप शॉर्टली किसी को कोई पिक्चर इन्फॉर्मेशन, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन या डायग्रामेटिकली कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो आप कोई सेंड करना चाहता है, तो आप इसके थ्रू, एमएमएस के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ड्रॉप कॉल क्या होती है, रीज़न क्या होती है जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो जाती है, कॉल टर्मिनेट हो जाती है। कॉल टर्मिनेटेड अनएक्सपेक्टेडली एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्निकल रीजन, टेक्निकल रीजंस की वजह से, कुछ सिग्नल ड्रॉप की वजह से, कुछ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन की वजह से, इनकन्सिस्टेंसी की वजह से, सिग्नल्स की इनकन्सिस्टेंसी की वजह से आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। उनकी रीज़न यही है कि जो वायरलेस की रेंज है वो काफ़ी दूर तक होती है, लेकिन उनमें से अगर सिग्नल्स काफ़ी दूर तक जाने के साथ साथ हर्डल्स को फेस करती है, या डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां आपके सिग्नल्स जो हैं वो कुछ कंटेंट को ड्रॉप कर देते हैं। तो मुसलसल जब कोई कंटेंट ड्रॉप हो रहा होता है, मुसलसल जब कोई सिग्नल्स आपके पास ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बड़ा जो है वो ग्रेजुअली मुश्किल होती जाती हैं। तो फिर सिग्नल मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास जो कॉल है या जो कम्युनिकेशन सिनेरियो है वो ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, इश्यूज रिलेटेड विद सेल फोन, सेल फोन से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, कुछ आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जिसकी रेडिएशंस ऐसी हैं कि जो कि आपके ब्रेन पे अफेक्ट देती हैं, और जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के, उनको अफेक्ट देती हैं, उनको प्रॉब्लम देती हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल्स डैमेज कर सकती हैं। तो ट्यूमर्स और ऐसी चीज़ें जो ख़तरनाक बीमारियां हैं किसी भी ह्यूमन में, वो क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें बॉडी जो है वो एक जो आपके पास जो मॉडर्न डिवाइसेस आपके पास आई हुई हैं, उनमें एक चीज़ यूज़ हो रही है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वर रेट, सार। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी को वो रेडिएशन ऑब्जर्व करके मेजर करता है कि एक ह्यूमन बॉडी को एक डिवाइस से कितनी नंबर ऑफ वेव या किस रेट के हिसाब से रेडिएशंस जो हैं वो कंडक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी ह्यूमन बॉडी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या किसी भी एक स्पेसिफिक सेलुलर फोन से किसी की बॉडी डैमेज हो सकती है। तो वो कौन सी रेडिएशन वेव्स हैं जो कि यहाँ ट्रांसमिट हो रही हैं और किसी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। तो थर्मली इफेक्ट है। अब ये डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। मोस्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट विल अकर एट द सरफेस ऑफ द हेड। अब आपको पता है कि इस आपको आपने जब आप सेल फोन यूज़ करते हैं तो आप अपने कानों के साथ लगाया होता है, तो कान के साथ लगाना, अब कान बिल्कुल आपकी ब्रेन के साथ या हेड के साथ कंप्लीटली अटैच्ड हैं सेल फोन। तो अब जब वो कंटिन्यूसली रेडियो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, जब वो कंटिन्यूसली ऐसी रेडिएशंस को रिसीव कर रहा है जो कि सिग्नल्स को इन और आउट कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव एंड ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके हेड को या आपके ब्रेन को डायरेक्टली डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी थर्मल इफेक्ट की वजह से जो हीट इफेक्ट है सेल फोन्स का, डिवाइसेस का, या जो इंटीग्रेटेड सर्किट सेल फोन्स के अंदर यूज हो रहे हैं,
वो आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के उस स्पेसिफिक एरिया का टेम्परेचर राइज कर देते हैं। स्पेसिफिक एरिया का जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं। इसकी सूरत में फिर आपको ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्ट आते हैं, मतलब आपके ब्रेन में कुछ ऐसे क्लॉट्स। अच्छा, जो थर्मल इफेक्ट्स हैं वो आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर दिए गए हैं। डिफरेंट किस्म के इश्यूज जो है वो आपकी बॉडी को रिसीव होते हैं फॉर थर्मल इफेक्ट, जिसमें ये चीज़ें आपके सामने प्रेजेंटेबल हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी। जो ये कंटेंट आपके सामने नज़र आ रहा है, जैसे ये स्टडी शो दैट अ मोबाइल फोन सिग्नल्स अफेक्ट स्लीप पैटर्न्स। आपकी नींद जो है वो अपसेट हो जाती है। आप जब मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं या मोबाइल्स का इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको आपकी बॉडी को प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके जो है वो स्लीपिंग पैटर्न जो है या स्लीपिंग टाइम्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको डिफरेंट टाइमिंग में जो है वो नींद जो है आती है और डिफरेंट टाइमिंग से नींद नहीं आती है। तो वो जो स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड है आपकी नींद का वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्पेसिफिक पैटर्न जो आपकी लाइफ का है वो डिस्टर्ब हो जाता है मोबाइल की वजह से। तो आपकी ओवरऑल बॉडी की जो वर्किंग पॉसिबिलिटीज़ है उनमें इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। दिस बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ योर सेलुलर डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी में जो इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट लिस्ट में आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं। फटीग, आपका जो है वो सांस का चढ़ना, प्रॉब्लम्स स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, डेजीनेस आपके अंदर आ जाती है, गनूदगी की आलम में आप हो जाते हैं, या प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं जिसमें वीकनेसेस क्रिएट हो जाती हैं, बॉडी आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है। लॉस ऑफ मेंटल अटेंशन हो जाती है। अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी मेंटल पावर जो है वो लूज़ हो जाती है, आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्यूमर रिस्क भी हो जाता है, आप लोगों की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनमें ट्यूमर्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हेल्थ हैजर्ड बेस स्टेशन, मतलब हेल्थ हैजर्ड बेस स्टेशन की वजह से जहाँ जिस एरिया में करीब करीब कोई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट एंड रिसीव हो रहे हैं, उन सिग्नल्स की वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के ऊपर अफेक्ट आना शुरू हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो आपको प्रॉब्लम देना कर शुरू कर देती हैं। ठीक है, जिस पे आपको क्या इफेक्ट होता है कि आपकी उस 300 मीटर, जैसा भी कह 300 मीटर ऑफ रेडियस ऑफ आपके पास उस टावर के करीब करीब जो रूरल एरियाज हैं या जो अर्बन एरियाज हैं उनमें आपका बेस स्टेशन अगर मौजूद हो तो पीपल विल अफेक्ट दीज प्रॉब्लम्स, कि उनको सर दर्द होगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगा, डिस्ट्रप्शन होगी और लॉस ऑफ मेमोरी, कि आपको आपकी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे इफेक्ट्स जो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द यूज एक्सेसिव यूज ऑफ द मोबाइल फोन। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ जेनेरिक टर्म describe one's ability to use a technology under and facilitated by devices which provide a mobile computer functionality। ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट ऐसी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज है जो कि अनटीजर या ऐसी फैसिलिटीज डिवाइसेस जिसमें वो डिफरेंट कंटेंट को इकट्ठा करके कंप्यूट करती है एट अ सेलुलर फॉर्म, सेल डिवाइसेस के ऊपर, शॉर्ट फॉर्म डिवाइसेस एट अ शॉर्ट रेंजेस ऑफ डिवाइसेस के ऊपर चीज़ों को एक न्यू एक्सटेंट तक जाके पहुंचाती है। तो वो बिकॉज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग आप बहुत से ऐसे काम जो आपके लिए बाय हैंड एट अ शॉर्ट इंस्टेंट फिजिबल हैं तो उनको आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। सेल फोन सपोर्ट कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर फंक्शनैलिटी में इसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट स्मार्टफोन्स हैं। टेक्निकल एंड अदर लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, लिमिटेड यूजिबिलिटी ऑफ मोबाइल्स। आपके पास जो यूजिबिलिटी ऑफ मोबाइल्स हैं उसमें टेक्निकल लिमिटेशंस भी आपके पास आ जाती हैं, कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि आप लोगों ने
नॉर्मली कंप्यूटर के ज़रिए से प्रोसेस करना है, तो मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है उसको वो आप लिमिटाइज़ कर देती है कि आप इतना ग्रेट एक्सटेंट तक चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर लिमिटेड नेटवर्क कनेक्टिविटी और बैटरीज की वजह से आप जो है लॉन्ग लाइफ तक जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, आपके नेटवर्क कनेक्शंस या आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो आपको हर्डल्स क्रिएट करके देती हैं। उनमें चीज़ें आपको इस तरह से प्रॉब्लम देती है कि आप लॉन्ग रेंज तक चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर वो आपके लिए उस लॉन्ग एक्सटेंट तक उतनी पावर होनी चाहिए, उतनी बैटरीज होनी चाहिए ताकि वो आपकी कम्युनिकेशन को या मोबाइल कंप्यूटिंग को प्रोसेस कर सके। तो ये तमाम सपोर्टिव फंक्शनैलिटीज़ हैं कि मोबाइल फ़ोन के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो उनको एक्यूरेट रखें ताकि आपकी कम्युनिकेशन को लिमिटाइज़ होने से बचा सकें। ठीक है? और फिर कुछ वेदर्स के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन हर्डल्स क्रिएट हो जाती हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती, और उन उन बेसिस के ऊपर जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज को इंटरेक्ट करती हैं और चीज़ें फिर आप तक पहुंचती हैं तो वो आपके डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके मोबाइल कंप्यूटिंग के हैं जिस सिनेरियोज को आपने देखना है। अब हाउ सेल फोन वायरसेस वर्क, लास्ट चीज जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचाएगी है वो है हाउ सेल फोन वायरसेस वर्क। सेल फोन वायरसेस कैसे काम करते हैं। फर्स्ट नाउन सेल फोन वायरस वाज 2004, जो जिसको हम कैब्रिया का नाम देते हैं, जिसने इन्फेक्ट किया था ब्लूटूथ ऑफ द सेल फोन, जो कि आप यूजर की जो नाउन एबिलिटीज है कि उसकी इल्म में भी नहीं होता था कि उसका ब्लूटूथ ऑन है, और उसके ज़रिए से, उस वायरस के ज़रिए से उसकी पर्सनल डिवाइस को वो एक्सेस करके कम्युनिकेट कर रहा है उससे, और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो उसके सेल फोन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब आपके सेल फोन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही हैं, लेकिन जब आप उनको देखते हैं कि अब जब वायरसेस एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी सेल फोन डिवाइसेस में, जो कि आपकी कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स में जो सबसे बेसिक कंपोनेंट आपका ब्लूटूथ डिवाइस है, देन अभी जो एडवांस डिवाइसेस हुए हैं जिसमें वाईफाई वगैरह और ये चीज़ें आई हैं, तो उनको जब इंटरेक्शन के तौर पर देखा जाए तो वो उनमें फिर वो चीज़ें बड़ा कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देता है। और चीज़ें जो आपकी फॉर एग्जांपल फ़ोन में जो आपके पिक्चर्स या जो ऐसे पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं जिनको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इसके ज़रिए से चीज़ें बड़ा इंटरेक्टिवली कम्प्लेक्स हो जाती हैं। वायरसेस उनको हार्मफुली दूसरों तक एक्सेस दे देता है। अनऑथोराइज वे में वायरसेस आपके मोबाइल फोन्स की डाटा को एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है अनऑथोराइज पर्सन का, जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे के सारे आपके फ़ोन के डाटा को डैमेज भी कर सकता है और इसको वायरल करके दूसरों तक भी इसको डिलीवर कर सकता है। जिस तरह आप कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सटॉर्शन होती है कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन को कैरी करके वायरसेस के ज़रिए से फिर उसको एक्सटॉर्ट करते हैं कि आप मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करें, तो देन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी के आगे लीक नहीं होने दूंगा। अब अगर यूज़र मजबूरी के तहत वो इन्फॉर्मेशन वो किसी प्रॉब्लम में सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि उसके मोबाइल फ़ोन में वायरस है, और ये वायरस किसी को भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंडक्ट कर सकता है, तो उससे बचने के लिए फिर वो उसकी जो इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन एबिलिटी है किसी हैकर की या किसी क्रैकर की जिसने उसके मोबाइल फ़ोन में वायरस इंडक्ट करके उसको एक्सेस हासिल की है अनऑथराइज वे में, तो वो उसकी सारी डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डिवाइसेस को प्रॉपर वे में चेक करते जाएं। जब आप अपनी डिवाइसेस को प्रॉपर वे में चेक करते हैं तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ों को अथोराइज कर देते हैं कि मेरे फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो कि अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रही है, या मेरा वायरसेस एक्टिवेट हुआ है तो वो मेरे ब्लूटूथ डिवाइसेस या डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्टिवेट कर रही है, जिसकी वजह से मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन हर पर्सन तक एक्सेस हो रही है। तो ये डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें इशू हो रही होती हैं। हाउ दे स्प्रेड, ये वायरसेस स्प्रेड कैसे होते हैं, वायरसेस एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन में पहुंचते कैसे हैं। इंटरनेट डाउनलोडिंग की वजह से, जब आप इंटरनेट को डाउनलोड करते हैं, जब आप चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें आप लोगों के पास जो ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्शंस आप क्रिएट करते हैं, या मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज होती हैं, या एम जिसको आप कहते हैं मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज,
जिसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट को फ्लो ऑन करते हैं, तो उसमें फिर वायरसेस अगर इंक्लूडेड हों तो वो आपके सेल फोन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, सेल फोन्स को प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपके सेल फोन्स का जो डाटा है वो अनऑथराइज वे में किसी प्रॉब्लम में जाके जो है वो आपको डाल सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो अनऑथराइज वे में किसी को कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट हैजर्ड्स जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ सेल फोन को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? टर्न ऑफ ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड, कि आपकी ब्लूटूथ डिवाइस को कोई डिस्कवर ना कर सके, ये चीज़ आपने देखनी है कि उसको आपने टर्न ऑफ। अब आप चाहे कोई किसी तरीके से आपका ब्लूटूथ ऑन भी हो जाए, लेकिन वो आपकी ब्लूटूथ की सर्विसेज को यूज़ ना कर सके, क्योंकि आपकी ब्लूटूथ की डिस्कवरी मोड जो है वो आपने ऑफ कर दी है। जब आप ये ऑफ रखेंगे तो इनफैक्ट आप लोगों के ब्लूटूथ अगर ऑन भी होंगे तो आपको कोई एक्सेस नहीं कर सकता आपके सेल फोन को। चेक सिक्योरिटी अपडेट टू लर्न अबाउट अ फाइल नेम यू कुड कीप एट आई आउट फॉर। ठीक है, अगर आपने कोई अपडेट कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, किसी तरीके से कोई फोन में कोई अपडेशन लेकर आ रहे हैं, तो आपने ये भी चेक करना है कि उस फाइल नेम का कोई स्पेसिफिक नाम ऐसा है कि कोई वायरस से रिलेट कर रहा है, तो फिर उस पर एहतियात करनी है आपने। ठीक है। सिक्योरिटी साइट्स हैं डिटेल वायरस इंफॉर्मेशन जहाँ मौजूद है, जिस तरह एफ सिक्योर है, एम सी एफ ए है, एम कैफे है, सेमेटिक है, और इंस्टॉल सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऑन योर फोन। फोन्स के ऊपर आपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने हैं, ताकि वो एक्टिवली आपके सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड आपकी डिफरेंट फाइल्स को चेक कर सकें, आपकी डिफरेंट फाइल्स को नोटिफाई कर सकें जो प्रॉब्लम्स आपकी इसमें आ रही है। चलिए, ये लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस के टाइम के ऊपर आ जाए।